Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा. आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल थ्योरी ऑफ डिमांड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे.एस. मिल. बेसिकली आपने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो रिकार्डियन थ्योरी क्या पॉइंट आउट करती है कि जब दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन, कि उन कंट्रीज़ के प्रोडक्शन कॉस्ट में कंपैरेटिव डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करती है, दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली गेन होता है. तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, इफ ट्रेड इज़ लेफ्ट फ्री तो हर एक कंट्री उन कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन गेन करेगी और उन्हीं कमोडिटीज़ को वो एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, और उन कमोडिटीज़ को वो इंपोर्ट करेगी जिसमें उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा, यानी तुलनात्मक हानि होगी. तो बेसिकली और ऐसे ही इस तरीके से ही दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली ट्रेड से गेन होगा. बट रिकार्डो ने अपनी थ्योरी के अंदर जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी दी तो उसने सिर्फ एक आउटर लिमिट सेट की, आउटर लिमिट ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो, कि जिस लिमिट के अंदर यानी जिस रेंज के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होगा या टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होंगी, तो सिर्फ एक आउटर रेंज सेट की थी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो की. ही डिड नॉट एक्सप्लेन कि उस रेंज के अंदर वेयर द एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होंगी, किस पॉइंट के ऊपर जो एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट या एक्चुअल इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो है वो कहाँ क्या डिटरमाइन होगा. तो it was left to only J.S. Mill who propounded the theory of reciprocal demand to explain the actual determination of equilibrium terms of trade, कि जो actual terms of trade है या actual जो international exchange ratio है दोनों countries के बीच में वो कैसे डिटरमाइन होगा, किस पॉइंट पे डिटरमाइन होगा, ये एक्सप्लेन किया जे.एस. मिल ने अपनी थ्योरी रेसिप्रोकल थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर. आइए इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. वाई दिस थ्योरी? Ricardo's comparative cost difference between the countries set only the outer limits, यानी outer range एक सेट करता है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होगा और दोनों कंट्रीज को गेन होगा. He did not explain कि exactly कहाँ पे ट्रेड होगा, किस रेशियो पे ऊपर ट्रेड होगा. He did not attempt to explain where exactly the international exchange ratio would lie and how it would be determined. It was left to J.S. Mill to explain the determination of terms of trade in international trade. J.S. Mill ने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी के अंदर कि इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है दो कंट्रीज़ के बीच में वो कैसे डिटरमाइन होंगी और कहाँ पे डिटरमाइन होगी. सो मिल प्रोवाइड्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वेयर बिटवीन द लिमिट्स द इंटरनेशनल ट्रेड विल एक्चुअली टेक प्लेस. प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड की बात करते हैं. J.S. Mill propounded the theory of reciprocal demand to explain, जैसा कि मैंने बताया कि जो इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो एक्चुअल डिटरमिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए J.S. मिल ने प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी का इंट्रोड्यूस किया. रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है? इट मीन्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द टू ट्रेडिंग कंट्रीज फॉर ईच अदर प्रोडक्ट्स, कि दोनों जो भी दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उन दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है या रिलेटिव जो इलास्टिसिटी है उसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल डिमांड. मान लीजिए अगर हम दो कंट्री की बात करते हैं ए एंड बी, तो ए कंट्री की डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री बी एंड बी कंट्री की डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री ए, तो वो उसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल डिमांड. Put another way, it is the quantities of exports that a country would offer at different terms of trade in return of varying quantities of imports, कि एक कंट्री अपने imports के रिटर्न में कितनी क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है किसी कमोडिटी की एट डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल डिमांड. दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट वॉज पब्लिश इन 1948. नेक्स्ट हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी की. द फर्स्ट इज द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंट्री. दो ही कंट्री हम लेके चलते हैं ए एंड बी, या जो भी एग्जांपल में हम लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड नेपाल. दो ही कमोडिटीज़ की बात करेंगे हम एक्स एंड वाई, हमारे एग्जाम्पल में रहेंगे राइस एंड वीट. इन बोथ द कंट्रीज द प्रोडक्शन है वो किसके कौन सी कंडीशंस के अंदर होता है? कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने की समान प्रतिफल. उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन कंडीशन इज गवर्न बाय कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, कि जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी जो तुलनात्मक लागतों में जो अंतर होगा उसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा.
पैटर्न ऑफ डिमांड इज सिमिलर इन बोथ द कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज में डिमांड का पैटर्न है वो सेम है. देर आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशंस इन बोथ द मार्केट, यानी जो प्रोडक्शन मार्केट है जो फैक्टर मार्केट है दोनों के अंदर ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है ट्रेड के ऊपर. नेक्स्ट इज देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन बोथ द कंट्री. जो भी हम कंट्रीज एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो कंसर्न कंट्रीज के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगी. द एक्सपोर्ट्स ऑफ ईच कंट्री आर सफिशिएंट टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स एंड मिल हैज़ कंसिडर द अमाउंट ऑफ लेबर वो है फिक्स है, और उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबर से हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड द ट्रेड इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, जैसे कि हमने बात की जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस होंगे उसके ऊपर ही ट्रेड बेस होगा. तो आइए हम बात करते हैं अब रेसिप्रोकल थ्योरी ऑफ डिमांड की. तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं दैट इज रिकार्डिन एग्जांपल, जो रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में लिया था इंडिया एंड नेपाल, जहाँ पे दो कंट्रीज को लेके चला है, दो कमोडिटीज वीट एंड राइस. तो वी टेक अ वर्ल्ड ऑफ टू कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल एंड टू कमोडिटीज वीट एंड राइस. सपोज हम इंडिया के अंदर सपोज करते तो जो डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो है ऑफ राइस एंड वीट दैट इज 1:1, यानी 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वीट. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ लेबर से आप 1 यूनिट ऑफ राइस बना सकते हो, उसी सेम अमाउंट ऑफ लेबर से आप 1 यूनिट ऑफ वीट बना सकते हो. तो बेसिकली अगर आप ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो अगर आपको राइस वीट प्रोडक्शन करना तो आपको राइस की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर राइस का प्रोडक्शन करना तो आपको वीट की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो दिस इज द डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो जब वो ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. नेपाल के अंदर ये रेशियो है 1:2, यानी 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ वीट, यानी सेम जो अमाउंट ऑफ लेबर से जिससे 1 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सेम यूनिट ऑफ लेबर से वो 2 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बेसिकली हम हर एग्जाम्पल के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं कि इंडिया को नेपाल के कंपैरेटिवली दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी दोनों ही कमोडिटीज़ को वो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू नेपाल. लेकिन उसको राइस के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है कि दोनों, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एडम स्मिथ ने दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग कि दोनों जिस भी कम कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेशलाइजेशन करेंगे जिसमें भी उसको डोमेस्टिक कॉस्ट कम है. तो हमें हमारे एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि इंडिया को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन राइस के प्रोडक्शन में उसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है, और नेपाल को वीट के प्रोडक्शन में लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, यानी नेपाल को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में डिसएडवांटेज है, लेकिन उसको किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, यानी वीट के प्रोडक्शन में इसको कम तुलनात्मक हानि है. हानि दोनों में है लेकिन कम तुलनात्मक हानि किस में है, वीट के अंदर. तो इंडिया राइस के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन गेन करेगा और नेपाल वीट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन गेन करेगा, और उन्हीं कमोडिटीज़ को वो एक्सपोर्ट करेंगे, और दूसरी कमोडिटीज़ को जिसमें उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उनको वो इम्पोर्ट करेंगे. तो इंडिया विल गेन फ्रॉम ट्रेड सो लॉन्ग एज इट गेट्स मोर देन 1 यूनिट ऑफ वीट इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ राइस. जैसे हमने बात की कि इंडिया राइस के प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन गेन करेगा, तो बेसिकली कोई भी कंट्री या ट्रेड में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे जब उनको ट्रेड से गेन होगा. तो एज़ फॉर हमारा एग्जांपल जो हम लेके चले हैं तो उसमें इंडिया विल गेन फ्रॉम ट्रेड सो लॉन्ग एज इट गेट्स मोर देन 1 यूनिट ऑफ वीट इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ राइस. अगर उसको 1 यूनिट ऑफ राइस का एक्सपोर्ट करने से, अगर उसको, बिकॉज डोमेस्टिकली जो उसका कॉस्ट रेशियो है दैट इज़ 1:1, कि 1 यूनिट ऑफ राइस को सेक्रीफाइस करके वो 1 यूनिट वीट को प्रोड्यूस कर सकता है. तो बेसिकली ट्रेड में पार्टिसिपेट तभी करेगा जब उसको 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में मोर देन 1 यूनिट ऑफ वीट मिले. ठीक है, एंड सिमिलरली नेपाल विल ऑल्सो गेन फ्रॉम ट्रेड सो लॉन्ग एज इट गेट्स 1 यूनिट ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर लेस देन 2 यूनिट्स ऑफ वीट, कि उसको, क्योंकि वो वीट का प्रोडक्शन करता है उसी का एक्सपोर्ट करता है, राइस को इम्पोर्ट करेगा. तो बेसिकली अगर उसको 1 यूनिट ऑफ राइस लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, अगर उसको गेहूं की 2 यूनिट से कम यूनिट्स को उसको देनी पड़े तो उसको भी ट्रेड से गेन होगा, क्योंकि डोमेस्टिकली उसका रेशियो क्या है, 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ वीट.
तो बेसिकली इसको 1 यूनिट ऑफ राइस अगर प्रोड्यूस करना है तो उसको गेहूं की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ट्रेड के अंदर अगर उसको 1 यूनिट राइस के बदले में अगर उसको 2 से कम यूनिट ऑफ वीट देनी पड़ रही है तो बेसिकली उसको ट्रेड से म्यूचुअली गेन मिलेंगे दोनों कंट्रीज को। सो अकॉर्डिंग टू मिल द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कमोडिटीज विल डिपेंड upon the strength of the world supply and demand for each of the two commodities, कि दोनों कमोडिटीज राइस एंड वीट दोनों कमोडिटीज की डिमांड और सप्लाई की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसे डिसाइड होंगे, कहाँ डिटर्मिनेशन होगा। ई पीपल हैव इंटेंस डिज़ायर फॉर राइस, अगर राइस की जो डिमांड है वो ज़्यादा है रिलेटिव टू अवेलेबल सप्लाई तो एक्सचेंज रेशियो है विल सेटल इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर राइस की डिमांड ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इट्स सप्लाई तो जो एक्सचेंज रेशियो होगा या टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी दैट विल डिटरमाइन इन फेवर ऑफ इंडिया, जैसे कि 1.2 यूनिट्स ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ वीट। तो इंडिया के फेवर में ज़्यादा होंगी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसे कि अगर उसको सिर्फ 1.2 यूनिट्स ऑफ राइस को एक्सपोर्ट करके उसको 2 यूनिट गेहूं की मिल जाए इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। ई पीपल हैव इंटेंस डिज़ायर फॉर वीट, अगर वीट की डिमांड ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर रिलेटिव टू द अवेलेबल सप्लाई देन एक्सचेंज रेशियो विल सेटल इन फेवर ऑफ नेपाल। फॉर एग्जाम्पल 1.2 यूनिट ऑफ वीट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ राइस, कि अगर उसको 1 यूनिट ऑफ राइस के लिए सिर्फ 1.2 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस करने पड़े तो नेपाल के फेवर में ज़्यादा होंगी इन दैट केस। तो बेसिकली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होती हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में दोनों कमोडिटीज़ को लेकर तो वो डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड, कि डिमांड उनकी जो कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और इंटेंसिटी क्या है और इलास्टिसिटी क्या है, तो उसके ऊपर रेसिप्रोकल ऑफ जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिपेंड करेंगी। सो द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज मेजर्ड बाय ऑफर कर्व्स, यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज ऑफर कर्व इन ऑर्डर टू मेजर द रेसिप्रोकल डिमांड। ऑफर क्या होता है? ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज द नेशन विलिंगनेस टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, कि जो अलग अलग डिफरेंट कमोडिटी प्राइस है उसके ऊपर कोई भी नेशन कितना एक्सपोर्ट कर और इम्पोर्ट करने का विलिंग है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय हिज ऑफर कर्व। तो ऑफर कर्व से शो करते हैं कितनी क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है इन रिटर्न टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। तो ऑफर कर्व ऑफ इंडिया की बात करते हो इट स्टैंड्स फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज डिमांड फॉर नेपाल्स प्रोडक्ट, और ऑफर कर्व जो नेपाल का ऑफर कर्व है वो क्या दिखाता है? इंटेंसिटी ऑफ नेपाल्स डिमांड फॉर इंडियाज प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कहाँ डिटरमाइन होती है? जहाँ पे दोनों कंट्रीज के ऑफर कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट के ऊपर दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटरमाइन होगी। नाउ वी विल सी हाउ टू डिराइव ऑफर कर्व। यहाँ पे इंडिया की बात करें, मैं इंडिया का जो ट्रेड प्रोपेंसिटी, मान लो इंडिया नेपाल वट एवर कंट्री वी आर टेकिंग, कि तो उसका जो एक ट्रेड प्रोपेंसिटी का टेबल है वो दिखाई हुई है कि राइस जो एक्सपोर्टेबल गुड्स है दैट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि राइस का एक्सपोर्ट करता है, वीट का इंपोर्ट करता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो दिखाया हुआ है कि अगर वो इन केस जब 50 यूनिट्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट करता है इन रिटर्न्स टू 10 यूनिट्स ऑफ वीट, तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो है वो क्या होगा? 5:1। 5 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वीट। नेक्स्ट फर्दर 80 यूनिट्स ऑफ राइस इन रिटर्न्स फॉर 20 यूनिट्स ऑफ वीट, तो रेशियो होगा 4:1, 4 यूनिट ऑफ राइस, यानी अब यहाँ पे वो 1 यूनिट ऑफ वीट के लिए ओनली 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, 4 यूनिट्स ऑफ राइस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे 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 डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ आपने पढ़ा होगा कि अगर जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा जो कमोडिटीज़ को यूनिट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो बेसिकली हम ओवर द पीरियड क्या होगा, जो हमारी इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, विलिंगनेस है वो कम होती जाएगी सेक्रीफाइस करने की। तो हर बार हम एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमारी जिससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कमोडिटी है। नेक्स्ट इज जब 120 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है फॉर 40 यूनिट्स ऑफ वीट,
तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो वो डिक्रीज हो रहा है 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड प्रोपेंसिटी यानी जो गिवन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स है उसके लिए वो कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बेसिकली जो रेशियो है यानी वो एक जो वीट की क्वांटिटीज़ के लिए, वीट के इम्पोर्ट के लिए जो गिवन क्वांटिटी है उसके लिए कितना राइस एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो उससे ही हम ऑफर कर्व, जो ऑफर कर्व बेसिकली यही दिखाता है, तो ऐसे ही हम ऑफर कर्व डिराइव करेंगे। दिस इज द ऑफर कर्व ऑफ इंडिया, हमने इसे डिराइव किया बाय यूजिंग द अबाउट टेबल। ऐसे ही हम नेपाल का ऑफर कर्व डिराइव कर सकते हैं और फिर दोनों ऑफर कर्व की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पे हमने दोनों कंट्रीज़ के ऑफर कर्व को लिया है, OF और OH। OH इज़ द ऑफर कर्व ऑफ होम कंट्री यानी इंडिया, ऑफर कर्व ऑफ इंडिया एक्सपोर्टिंग राइस, जो राइस को एक्सपोर्ट करता है और वीट को इम्पोर्ट करता है। OF is this one is, और this red one, this one is the offer curve of नेपाल, यानी जो फॉरेन कंट्री है, F फॉर फॉरेन कंट्री है, जो एक्सपोर्ट करता है वीट को और इम्पोर्ट करता है राइस को। तो जहाँ पे भी दोनों कंट्रीज़ के ऑफर कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होंगी। तो एज इन योर एग्जाम्पल और डायग्राम यू कैन सी कि जहाँ पे OF और OH दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी होंगे, इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइडेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OT। तो OT लाइन हमारे दिखाते हैं इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड के, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर हम देखेंगे कि इंडिया कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, कितनी क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, सेम नेपाल। तो हेयर इंडिया इज़ विलिंग टू एक्सपोर्ट कि ई पॉइंट की अगर हम चेक करते हैं तो ई पॉइंट के ऊपर इंडिया इज़ विलिंग टू एक्सपोर्ट OY क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यानी राइस की OY क्वांटिटी वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, फॉर इन रिटर्न ऑफ OX क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, यानी वीट की OX क्वांटिटी के लिए वो राइस की OY क्वांटिटी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोई नेक्स्ट पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, दैट इज़ E1 इज़ अ ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इस पॉइंट से फर्दर और भी कोई भी पॉइंट होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर, ई से अलावा इस लाइन के ऊपर वो सारे ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम को शो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल E1 पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं तो E1 ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम को शो करता है, क्योंकि हेयर इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर E1 पॉइंट के ऊपर आप चेक करते हैं दैट इज OY1 कि वो OY1 ऑफ राइस एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है E1 पॉइंट के ऊपर। हम उसके ऑफर कर्व से ही चेक करेंगे कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और कितना इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो OY1 ऑफ राइस एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और फॉर Y1F क्वांटिटी ऑफ वीट, यानी वीट कितना, यानी इंपोर्ट कितना करेगा वो इसमें इन रिटर्न Y1F, दिस वन, हम ये इंडिया का ऑफर कर्व है ब्लू वन OH। तो इस ऑफर कर्व से ही डिसाइड करते हैं हम कितना किस पॉइंट के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दिस ऑफर कर्व वो कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कितना इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो OY1 एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है राइस के लिए, राइस की क्वांटिटी, और किस फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ Y1F क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है। बट नेपाल इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर नेपाल इज प्रिपेयर टू ऑफर, अब नेपाल इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर कितना इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नेपाल के एक्सपोर्ट इंडिया के लिए इंपोर्ट है, इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर इंडिया तैयार है कितना इंपोर्ट के लिए, Y1F कि OY1 के लिए वो Y1F अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स के लिए वो OY1 दे सकता है, ठीक है। अब इसी टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए OY1 ऑफ राइस के लिए इंडिया, नेपाल है वो सेम टाइप पे कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये उसके ऑफर का उसे पता लगेगा। दिस वन रेड वन Y1F1, ये वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एक्सपोर्ट किसका, वीट का, यानी जो नेपाल है वो OY1 राइस के लिए Y1F1 वीट देने के लिए तैयार है, बट इंडिया OY1 राइस के बदले में Y1F वीट लेने को तैयार है। बेसिकली जो नेपाल है वो नेपाल तो ज़्यादा देने को तैयार है, मोर देन इंडिया आस्किंग फॉर, इंडिया तो Y1F मांग रहा है बट नेपाल इज़ प्रिपेयर्ड टू ऑफर Y1F1, यानी एक्सेस ऑफर और नेपाल इज़ FF1। ये जो एक्सेस गैप है दिस इज एक्सेस ऑफर ऑफ नेपाल FF1। सिमिलरली आप ऐसे ही इंडिया का फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि नेपाल OX1 क्वांटिटी ऑफ वीट के बदले में
कितना ये G1X1 राइस लेने को तैयार है, नहीं G1X1 ऑफ राइस के लिए वो X1 देने को तैयार है, ठीक है। बट इंडिया इज प्रिपेयर टू ऑफर कि इंडिया OX1 वीट के लिए कितना अमाउंट ऑफ राइस देने को तैयार है, उसके ऑफर का उसे देखेंगे G1X1 वो इतना देने को तैयार है। बट नेपाल है सिर्फ उसको कितना, वो सिर्फ इतना इंपोर्ट के लिए यानी G1X1 के लिए सिर्फ वो OX1 वीट वो दे सकता है। तो दिस इज द एक्सेस ऑफर ऑफ इंडिया। तो एक्सेस ऑफर ऑफ इंडिया इज G1 जो गैप है। तो दीज जो एक्सेस ऑफर है वो दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी और ट्रेड वॉल्यूम दोनों के बीच में इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली दोनों को बहुत फायदा हो रहा है। फाइनली वो क्या करेंगे, दे विल रीच द पॉइंट E ऑन इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, जहाँ पे जो एक्सेस ऑफर है वो सारे खत्म हो जाएंगे और टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो है वो 1.1:1, यानी जहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइसेस इंपोर्ट प्राइसेस दोनों यानी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो वहाँ पे 1:1 जहाँ पे इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वहाँ पे जहाँ पे डिसाइड होती है इक्विलिब्रियम टर्म ई पॉइंट के ऊपर, दोनों कंट्रीज वहाँ पे रीच हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सेस ऑफर अगर ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम होता भी है इन एनी केस, तो बेसिकली जो एक्सेस ऑफर है वो दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और दोनों ही कंट्री फाइनली इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर पहुँच जाएंगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में इफेक्ट चेंज आता है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड में चेंज आता है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा, वो यहाँ पे हम देखेंगे। जब दोनों ही कंट्रीज की बेसिकली हमने लास्ट एग्जांपल में लिया, दोनों ही कंट्रीज के ऑफर कब है, OH इंडिया एंड OF इज फॉर नेपाल। तो जो इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमने दिखाई हुई है, जहाँ पे भी OH OF दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी पॉइंट E, ये हमारी इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। नाउ सपोज कि जो नेपाल के अंदर सप्लाई ऑफ वीट यानी वीट की पूर्ति या सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, किसी कमोडिटी की जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है डोमेस्टिकली, ठीक है, कॉजिंग एन अ फॉल इन इट्स प्राइसेस। This fall in price will shift the offer curve of Nepal towards right OF1, implying that now Nepal is willing, क्योंकि उसकी जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस कम हो गए हैं, सस्ती हो गई। now Nepal is willing to offer more wheat, क्योंकि अब गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट राइस के लिए, अब क्योंकि इंडिया जैसे राइस का एक्सपोर्ट कर रहा है, वीट को वो इम्पोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली वीट अगर सस्ती होगी तो वो सेम राइस के बदले में ज़्यादा उसको वीट मिल सकती है, ठीक है। सो नेपाल इज़ विलिंग टू ऑफर मोर वीट फॉर एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ राइस, यानी जो नेपाल के जो ऑफर कर्व में शिफ्ट होगा राइट साइड, ये ऑफर कर्व शिफ्ट हो गया है OF से OF1, तो इक्विलिब्रियम टर्म्स भी नई डिसाइड होगी है E1 पॉइंट के ऊपर। नाउ on this equilibrium terms of trade, Nepal is willing to offer more quantity of wheat for any given quantity of rice, वो ज़्यादा क्वांटिटी वीट की देने की तैयार है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम गिवन क्वांटिटी राइस की बात करें तो OY के लिए अब पहले वो OX देने को तैयार था, अब वो नए टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से नए ऑफर कर्व पे देखे तो अब वो मतलब समवट OX1 देने को तैयार है, ठीक है। तो दिस शिफ्ट इन नेपाल्स ऑफर कर्व हैज़ कॉज्ड अन एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है बेसिकली इससे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड में जब चेंज आता है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा। इनिशियली हम इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज़, ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। फॉर एग्जांपल कि वीट की डिमांड नेपाल के अंदर इंक्रीज हो जाती है, पहले हम बात करते थे सप्लाई इंक्रीज हुई थी जिससे प्राइस कम हो गए थे, अब वीट की डिमांड इंक्रीज हो गई है जिससे उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा तो जो ऑफर कर्व है वो अब शिफ्ट हो गया लेफ्ट वर्ड, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया OF से OF1, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब राइट साइड शिफ्ट हुआ था यानी वो अब मोर क्वांटिटीज देने को तैयार था राइस के बदले में वीट की, ठीक है। अब नेपाल इज विलिंग यानी नेपाल विल हैव टू बी ऑफर्ड मोर राइस टू मेक इट पार्ट विद एन गिवन क्वांटिटी ऑफ वीट। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वीट अगर इंडिया को चाहिए तो उसको अब पहले की बजाय अब ज़्यादा राइस ऑफर करने पड़ेंगे, यानी अब नेपाल की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो नेपाल के फेवर में है क्योंकि अब उसका जो वीट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली वीट का प्राइस राइस के प्राइस में हम एज इट इज़ लेके चल रहे हैं, वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ, वीट महंगी हो गई है, तो उस केस में अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वीट हमने इंपोर्ट करनी है इंडिया ने तो अब उसको पहले के कंपैरेटिवली अब उसको ज़्यादा राइस हमें उसके बदले में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो द शिफ्ट इन नेपाल्स ऑफर कर्व हैज़ कॉज्ड डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो इससे जो ट्रेड वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया तो बेसिकली जो ट्रेड वॉल्यूम है वो
डिक्रीज हो जाएगा इस केस में, जो शिफ्ट होगी नेपाल के ऑफर कर्व में। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेपाल का जब ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ तो सेम क्वांटिटी ऑफ अगर हम वीट चाहिए इंडिया को, तो उस केस में उसको ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करना होगा। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। नाउ लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल होता है दोनों ही मार्केट्स के अंदर, गुड्स मार्केट में, फैक्टर मार्केट में, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। तो दोनों ही एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं। ट्रेड इज एक्चुअल ट्रेड है वो 2 कंट्री या 2 कमोडिटीज़ तक लिमिटेड नहीं होता है, मोर देन 2 कंट्रीज और मोर देन 2 कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड होता है। मिल concentrates on the elasticity of demand, thus neglecting the impact of elasticity of supply। सिर्फ मिल जो रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी के अंदर जो डिमांड साइड है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है या फोकस अटेंशन देता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको वो निगलेक्ट करता है अपनी थ्योरी में। इट हैज़ एक्सेलरेटेड द रोल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई है, एंड नेगलेक्टेड द कंपैरेटिव कॉस्ट कंडीशंस। जो कंपैरेटिव कॉस्ट कंडीशंस का जो रोल होता है इन डिटरमाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसको नेग्लेक्ट किया गया है। जेकब वाइनर हैज़ क्रिटिसाइज द थ्योरी एज इम्परफेक्ट एंड इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ imports and exports are in equilibrium as a mere that is only a truism। it does not throw any light on the determinants of कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो फैक्टर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर कोई मतलब इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।